हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल की सीरीज़ में आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश में हम सब जानते हैं कि उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में हम बांटते हैं। तो मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेश है राजस्थान में। किस आधार पर? उच्चावच व जलवायु के आधार पर, है ना। भौतिक प्रदेश में जो सबसे ऊपर का, जो समुद्र तल से ऊंचाई के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो पर्वत होता है, जिसको मेरू कहते हैं। फिर थोड़ा कम ऊंचाई पर आता है पठार, जिसको कहते हैं ढाल, ठीक है। और फिर उससे कम ऊंचाई पर होता है मैदान, और मैदान में ही होता है मरुस्थल यानी मरु। जो शुष्क जलवायु होती है वो मरुस्थल हो जाएगा, नहीं तो मैदान हो जाएगा। ये हम बेसिक सी बात है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पर्वत, फिर पठार, फिर मैदान में, फिर मरुस्थल और मरु। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो हम 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 भौतिक प्रदेश में एक तो है मरुस्थल, एक है अरावली, एक है मैदान और एक है हाड़ौती। 4 कौन से भाग है? मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती, ठीक है। अब इन चारों की राजस्थान में कितने क्षेत्र में कौन सा हिस्सा है और कितनी जनसंख्या रहती है, उसको पहले चारों का एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं इस सारणी के द्वारा। देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें मरुस्थल की तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर राजस्थान में मरुस्थल ही है। मरुस्थल का जो प्रतिशत क्षेत्रफल देखें तो 61.11%, यानी लगभग 2/3 भाग जो है वो मरुस्थल ही है। तो मरुस्थल हो गया। मरुस्थल कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? 61.11% पर, ठीक है। और इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि लगभग 2/3 भाग पर हम राजस्थान में मरुस्थल है, ठीक है। और 61% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या इस क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% यहाँ निवास करती है, ठीक है। 40% जनसंख्या रहती है 61% क्षेत्रफल में, ठीक है। और यहाँ पर 12 जिले इस क्षेत्र में आएंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान के कितने ज़िले आते हैं? 12 जिले, ठीक है। और ये तो ज़िले होंगे। अब यहाँ पर जो मिट्टी है, यहाँ की जो मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है वो है बलुआ पत्थर से निर्मित बलुई मृदा है। बलुई मृदा कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं रेतीली मृदा। बलुई मृदा या रेतीली मृदा। बलुई इसलिए क्योंकि बलुआ पत्थर से निर्मित है और रेतीली यानी रेत है यहाँ पर, है ना। तो बलुई या रेतीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और जलवायु की बात करें तो यहाँ कौन सी जलवायु होगी? शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु। एक तो या तो बहुत ज़्यादा शुष्क है या फिर अर्धशुष्क जलवायु। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु कहाँ पाई जाएगी? मरुस्थलीय क्षेत्र पर। तो 4 मुख्य विशेषता हैं जिसके आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। तो एक तो क्षेत्रफल होगा 61%, जनसंख्या 40%, जिले 12, मिट्टी बलुई या रेतीली, और जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क, ठीक है। ये तो गया पहला भौतिक प्रदेश मरुस्थल का। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? अरावली। अरावली जो क्षेत्रफल है, अरावली का क्षेत्रफल है वो 9% है, ठीक है। 9% क्षेत्र में अरावली है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र में अरावली है? 9%, ठीक है। तो अरावली का प्रतिशत तो गया 9, लेकिन इस अरावली क्षेत्र में 10% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। 9% भाग पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। कौन से क्षेत्र में? अरावली में, ठीक है। और अरावली में 13 जिले आते हैं, मतलब 13 जिलों में अरावली का विस्तार है। लेकिन मुख्यतः जो 7 ही जिले हैं, ठीक है ना। मुख्यतः मतलब 7 जिलों में ही पूर्णतः जो विस्तार है संपूर्ण जिलों में वो 7 जिले। मुख्यतः कितने जिले हैं? 7 जिले। अरावली में मुख्यतः 7 जिले हैं। वैसे थोड़ा बहुत विस्तार देखा जाए तो 13 जिलों में है। तो मुख्यतः 7 जिले और वैसे 13 जिलों में विस्तार है, ठीक है। अब यहाँ पर मिट्टी कौन सी होगी? यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी होगी, और जिसका दूसरा नाम है वन्य मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी या वन्य मिट्टी है अरावली में पाई जाती है। और यहाँ की जलवायु है उप आर्द्र, ठीक है। उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है अरावली में। तो
तो ये हो गई अरावली की विशेषताएं। क्षेत्रफल 9%, जनसंख्याएं 10%, जिले मुख्यतः 7, मिट्टी पर्वतीय और वन्य मिट्टी, और जलवायु हो गई उपाद्र। ठीक है, ये हो गए आपके हमारे दूसरा भौतिक प्रदेश का हमने देखा है विशेषताएं, वो कौन सी है आपके अरावली। अब अगला जो भौतिक प्रदेश है वो है मैदान। कौन सा क्षेत्र? मैदान। मरुस्थल अरावली के बाद में मैदान। मैदान क्षेत्र जो है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 23% भाग में विस्तार है। राजस्थान कितने प्रतिशत क्षेत्र पर मैदान है? तो 23%। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होगा। यहाँ पर 23% क्षेत्रफल पर जनसंख्या 39% रहती है। 39% जनसंख्या निवास करती है। 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यही मिलेगा इस मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जो उपजाऊ क्षेत्र है ये, इसलिए जनसंख्या यहाँ सर्वाधिक निवास करती है। यहाँ पर जो जिले हैं वो 10 जिलों में मैदान का विस्तार है। ठीक है, हमने देख लिए, देखो मरुस्थल में 12 जिले हैं और अरावली मुख्यतः 7 जिले, लेकिन मैदान है वो 10 जिलों में विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिट्टी है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि यह मिट्टी है जो उपजाऊ है, और उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कह दो या कच्छारी मृदा कह दो या दोमट मिट्टी कह दो, ये तीनों एक ही मिट्टी के नाम है। जलोढ़ मिट्टी, कच्छारी मिट्टी और दोमट मिट्टी। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र पर पाई जाती हैं। और यहाँ की जलवायु है आर्द्र। कौन सी जलवायु है? आर्द्र जलवायु। ठीक है, ये हो गया तीसरा भौतिक प्रदेश मैदान। और चौथा भौतिक प्रदेश है वो है हाड़ौती। वो कौन सा है? हाड़ौती। हाड़ौती जो है राजस्थान के क्षेत्रफल का, जो कुल क्षेत्रफल का 6.89% क्षेत्र में विस्तार है हाड़ौती का मैदान जो है। ठीक है, तो 6.89%, लेकिन जनसंख्या यहाँ कितने परसेंट? 11%। 11% जनसंख्या हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है, और हाड़ौती का क्षेत्रफल है 6.89%। और इसमें जिले हैं हाड़ौती में 7। कितने जिले? 7 जिले। अब तीसरी बात, इसमें मिट्टी कितनी, या मिट्टी जो है वो कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कह सकते हो, दूसरा नाम है इसका रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी, ठीक है, हल्के काले रंग की जो मिट्टी है और काली मिट्टी है या रेगूर मिट्टी इसको कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, और हाड़ौती क्षेत्र में जलवायु है अति आर्द्र। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सारणी है, इसमें सारी विशेषताओं का संकलन कर दिया गया है। एक बार इसको ऐसे पढ़े कि मरुस्थल जो है अरावली और मैदान है और हाड़ौती, इनका देखो क्षेत्रफल कितना परसेंट है? मरुस्थल का 61%, अरावली में 9%, मैदान 23% और हाड़ौती 6.89%। जनसंख्या मरुस्थल में 40, अरावली में 10%, मैदान में 39% और हाड़ौती में 11%। जिले मरुस्थल में 12, अरावली मुख्यतः 7, वैसे 13 और मैदान में 10 और हाड़ौती में 7 जिले हैं। और मिट्टी, तो मरुस्थल में तो मिट्टी है बलुई या रेतीली, और अरावली में है पर्वतीय या वन्य मिट्टी, और मैदान में है जलोढ़ मिट्टी या कच्छारी मिट्टी या दोमट मृदा, और हाड़ौती में है काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी। ठीक है, और जलवायु मरुस्थल में तो जलवायु है शुष्क व अर्धशुष्क, और अरावली में है उपाद्र, और मैदान में है आर्द्र, और हाड़ौती में है अति आर्द्र। ये हो गया आपके भौतिक प्रदेशों का एक खाका हमने तैयार किया है। अब इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, मरुस्थल का, अरावली का, मैदान का और हाड़ौती का क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और कितना कहाँ इसका विस्तार है, और इस अब पूरा विस्तार पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू कर देते हैं। सबसे जो पहला भाग पढ़ते हैं हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। ठीक है, इसका जो निर्माण काल माना जाता है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय काल का टर्शरी काल क्वाटरनरी काल में प्लेस्टोसीन काल। ठीक है, टर्शरी काल और प्लेस्टोसीन काल। टर्शरी काल के 2 प्रकार है, प्लेस्टोसीन और हेलोसीन। तो इसमें जो प्लेस्टोसीन काल का है ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, ये तो पहला हो गया कि इसका निर्माण काल कौन सा है। दूसरी, अगर इसका विस्तार देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। लंबाई 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। तो एवरेज निकालेंगे तो 250 मीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर। 200 से 300 मीटर के बीच में ऊंचाई है, एवरेज 250 मीटर है। ये विस्तार हो गया 640 गुणा 300, ये तो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और आपकी औसत ऊंचाई हो गई 250 मीटर। ठीक है, अब जो ये मरुस्थल है, इसका जो मरुस्थल की जो ढाल है, वो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया
उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम की ओर, जिस दिशा में लूनी नदी बहती है ना, उस दिशा में इसका ढाल है। लूनी नदी के अनुसार इसका ढाल है। तो ये उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ढाल है। ढाल अगर आपसे पूछा जाए कि मरुस्थल का ढलान किस तरफ है, तो मरुस्थल का ढलान लूनी नदी के पूर्व की दिशा में। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट, इसका ढाल। ठीक है, अब मरुस्थल का अध्ययन करें तो मरुस्थल को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट देते हैं। एक तो शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी एक तो पूरी तरह से सूखा है, जहाँ पर वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत कम बरसात होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसको हम कहते हैं शुष्क मरुस्थल। और 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है उसे हम अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है बांगड़ प्रदेश। हमने राजस्थान का जो प्रदेशों में पढ़ा है बांगड़ प्रदेश वही है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, जो है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वो क्षेत्र हो गया। तो हम अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांट रहे हैं। पहला तो शुष्क मरुस्थल है, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, अब जो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क दो भागों में बांटती है। देखो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, जबकि 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा किसको दो भागों में बांटती है? मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं पहले शुष्क मरुस्थल को। उसको पढ़ते हैं। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को हमने क्या नाम दिया है? शुष्क मरुस्थल कहा दिया भाई। जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम हो रहे हैं तो वो शुष्क मरुस्थल हो गया। अब हम शुष्क मरुस्थल को है ना फिर से दो भागों में बांटते हैं। शुष्क मरुस्थल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो बालू का स्तूप मुक्त यानी जहाँ बालू का स्तूप है नहीं, और दूसरा बालू का स्तूप युक्त, दूसरा बालू का स्तूप है। बालू का मतलब रेत के टिब्बे हैं, रेत के जो धोरे हैं। एक तो रेत के धोरों युक्त हैं बालू का स्तूप मुक्त, और एक युक्त। अब मुक्त जो होता है, मुक्त जो है वो कम है। कितने प्रतिशत है? बालू का स्तूप मुक्त है 41.5%, 41.5% से तो बालू का स्तूप मुक्त, और 58.5% जो है 58.5 जो है वो बालू का स्तूप युक्त है। ठीक है, अब देखो ये जो बालू का स्तूप मुक्त, जहाँ बालू का स्तूप नहीं है तो वो क्या है? पथरीला जो मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल जो है वो पथरीला मरुस्थल है, और इसे कहते हैं हमादा, इसको कहते हैं हमादा। और बालू का स्तूप युक्त जो है वो 58% है। ये जो है ना पवन से या मिट्टी का क्या होता है? निक्षेपण होता है, मिट्टी जम जाती है और बालू का स्तूप बन जाते हैं। तो ये हो गए आपके बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, मुक्त है 41%, 41.5%, और बालू का स्तूप जो युक्त है वो 58%। ये जो आपका पथरीला मरुस्थल है ना, जो बालू का स्तूप मुक्त है, इसका जो विस्तार है वो जैसलमेर में सर्वाधिक है। पथरीला जो मरुस्थल है सर्वाधिक है जैसलमेर में, उसके अलावा बाड़मेर में भी है और जोधपुर। ठीक है, तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है, ये हो गया आपका ये विस्तार। अब बालू का स्तूप, वैसे बालू का स्तूप हमने देखा कि बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, ये क्या होता है? बालू का स्तूप का मतलब सीधी सी बात है, बालू का स्तूप मतलब रेत के टिब्बे, रेत के धोरे। अब ये जो बालू का स्तूप है ना, ये कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार से बनते हैं, है ना। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, यानी कि जब आंधी चलती है, हवा चलती है, तो मिट्टी जम जाती है, निक्षेपण हो जाता है। जब बनने वाली जो स्थला करती है, जो आकृति बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। तो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में जो रेत के जो त्योहार हैं सर्वाधिक हैं जैसलमेर में। अब बालू का स्तूप के 3-4 प्रकार हैं, और इन प्रकारों से कई बार सवाल बन जाते हैं। तो हम कौन कौन से प्रकार हैं और क्या इनकी विशेषताएं देखो, और ये कहाँ पाए जाते हैं? 3 चीज़ें, एक तो कौन से प्रकार और क्या इनकी विशेषताएं और कहाँ पाए जाते हैं। देखो, बालू का स्तूपों में एक तो होता है बरखान। ठीक है, बरखान है ना, ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्ध चांद की तरह ऐसा समझो। अर्धचंद्राकार जो होता है वो होता बरखान होता है, और बरखान जो सर्वाधिक है वो शेखावटी क्षेत्र में, और शेखावटी में भी कहाँ? चूरू में। ठीक है, तो बरखान सर्वाधिक। एक तो इसका आकार कैसा है? ये आकार है अर्धचंद्राकार। ये पवन की दिशा में ही बनते हैं, जिस दिशा में हवा चलती है ना उसी दिशा में बनते हैं। कौन? बरखान। ठीक है, और बरखान होता कैसा है? अर्धचंद्राकार, और सर्वाधिक पाया कहाँ जाता है? शेखावटी में। ठीक है, बरखान हो गया पहला प्रकार, बरखान।
सीधे बिल्कुल। अब बरखान तो हो गया, एक होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है ना, वो पवन की दिशा में नहीं बनता, पवन की विपरीत दिशा में 90 डिग्री कोण बनता, समकोण पर बनता है, समकोण पर बनता है, वो बनता है अनुप्रस्थ। कौन सा बनता है? अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ ये सर्वाधिक पाए जाते हैं बाड़मेर में और जोधपुर में। बाड़मेर में और जोधपुर में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? मतलब सर्वाधिक जो बात पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो बालू का स्तूप हो गया अनुप्रस्थ। तीसरा जो है वो अनुदैर्ध्य या इसको कहें रेखीय। ये क्या होता है? पवन के समांतर बनता है, पवन के समांतर बनता है। जैसे बरखान बनता है, बरखान तो अर्धचंद्राकार होता है, लेकिन पवन जो लेकिन समांतर जो होता है वो एकदम समांतर सीधा जो बनता है वो समांतर बनता है, वो अनुदैर्ध्य होता है, रेखीय होता है। ये सर्वाधिक होता है जैसलमेर में। ये कहाँ होता है सर्वाधिक? जैसलमेर में। ठीक है, इसके ये तो हो गया अनुदैर्ध्य और रेखीय। चौथा जो बालू का स्तूप है वो है आपका तारानुमा। तारा जैसे स्टार होता, तारा होता उसके आकार का, जिसको हमादा कहते हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। इसके अलावा सूरतगढ़ में भी ये मिलता है। तो जैसलमेर और सूरतगढ़ में पाया जाता है तारानुमा बालू का स्तूप, जिसको कहते हैं हमादा। देखो, हमादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। हमादा के चारों ओर जो तारानुमा बालू का स्तूप होता है ना, उस एक तो हमादा खुद बालू का स्तूप है, लेकिन हमादा के चारों ओर जो बालू का स्तूप बनते हैं ना तारानुमा, उसको तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। अगला है पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या है? बरखान के विपरीत। बरखान हमने पढ़ा है, बरखान बनता है अर्धचंद्राकार पवन की दिशा में, लेकिन ये पवन की विपरीत बनेगा। बरखान के विपरीत या हेयरपिन जैसी जो महिलाओं की बालों की पिन होती है, हेयरपिन, उसकी आकृति का जो बनता है वो पैराबोलिक कहलाता है। ठीक है, पैराबोलिक। ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक है, जो कि बरखान के विपरीत बनते हैं और महिलाओं के हेयरपिन जैसी आकृति के होते हैं। ये आपके हो गए पैराबोलिक। कौन सा? पैराबोलिक। राजस्थान में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से पाए जाते हैं? राजस्थान में पैराबोलिक। और ये बरखान के विपरीत बनते हैं और महिलाओं के हेयरपिन जैसी आकृति के होते हैं। अगला है बालू का स्तूप का प्रकार सीप। कौन सा? सीप। अब सीप क्या होता है? सीप जो है वो बरखान के साथ बनते हैं। ठीक है, बरखान के विपरीत बनते हैं। ठीक है, वो सीप हो गए। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन, जब जैसे बरखान बना, ठीक है, एक हवा लगातार हवा चलती रही और बरखान का निर्माण हो गया। और बरखान के निर्माण होने के बाद में जब पवन की दिशा का परिवर्तन हो जाती है, हवा दूसरी दिशा में चलने लग जाती है, पवन की दिशा का परिवर्तन होता है, तो बरखान की एक भुजा एक दिशा में आगे की ओर बढ़ जाती है। एक भुजा क्या होती है कि वो आगे बढ़ जाती है, तो जो उसे हम क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। बरखान तो बन गया, पवन लगातार चल रही थी, बरखान बना, लेकिन जब हवा चलने के बाद में कुछ समय बाद में जब पवन की दिशा बदली तो बरखान की एक भुजा एक दिशा में आगे बढ़ गई, उसे हमने क्या नाम दिया? सीप। वो कौन सा बालू का स्तूप हो गया? सीप बालू का स्तूप हो गया। अगला जो बालू का स्तूप है वो है स्क्रब का पीस। स्क्रब का पीस या स्क्रब को पीस। मरुस्थल में झाड़ियों के पास पाए जाने वाले छोटे बालू का स्तूप। स्क्रब जिन झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों के पास में जो मिट्टी जमा हो जाता है उसको हम स्क्रब बालू का स्तूप कहते हैं। और ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, झाड़ियों के पास। ठीक है, अब देखो यहाँ जो बरखान है ना, ये किस प्रकार का है? अनुप्रस्थ है, एक अनुदैर्ध्य, ये पूछा गया है RS प्री में, तो ध्यान रखना बरखान अनुप्रस्थ है। ठीक है, पवन की दिशा में। ठीक है, बरखान किस प्रकार का है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। जबकि सीप कैसा है? अनुदैर्ध्य। ये दोनों चीज़ें अच्छे से नोट करना कि बरखान अनुप्रस्थ है, सीप अनुदैर्ध्य है। ठीक है, सर्वाधिक बालू का स्तूप जो है वो जैसलमेर में है। सर्वाधिक बालू का स्तूप तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसलमेर में सर्वाधिक बालू का स्तूप है। लेकिन सभी प्रकार के बालू का स्तूप, जितने हमने बालू का स्तूप पढ़े, वो सभी प्रकार के बालू का स्तूप अगर आपको देखने हो तो आपको कहाँ जाना होगा? जोधपुर जिले में। तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप तो जोधपुर में, और सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ है? जैसलमेर में। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और अच्छे से देख लेना।
तो ये हमने पढ़ा है पहला प्रकार मरुस्थल का, जो हमने दो भागों में बांटा मरुस्थल को, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब फिर हमने शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। देखो अब चलो आगे पढ़ते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसको कहते हैं हम दूसरा नाम बांगड़ प्रदेश। क्या नाम? बांगड़ प्रदेश। ठीक है, अब देखो 25 सेंटीमीटर से कम तो हो गया वो शुष्क। अब अर्ध शुष्क 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा या शुष्क मरुस्थल अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश। शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच का, ठीक है, शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच का भाग क्या कहलाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ है? अर्ध शुष्क मरुस्थल का गंगानगर और हनुमानगढ़। GH का मतलब गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो चिकनी है, वो उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जोहड़ मिलते हैं। जोहड़ होता है पानी के कच्चे कुएं। ये देखो दो, ये शब्दावली ध्यान में होनी चाहिए। जोहड़ होता है पानी के कच्चे जो कुएं होते हैं, उन्हें कहते हैं जोड़। सर क्या होता है? सर होता है मानसून के दौरान बनने वाले तालाब। मानसून बरसात के दौरान जो अस्थायी जो जल के जो बन जाते हैं स्रोत, उसे हम सर कहते हैं। मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, ठीक है, वो हो गया सर। और बीड़ क्या होता है? चारागाह भूमि, जो झुंझुनों में होती है बीड़। बीड़ ना, तो बीड़ तो होती चारागाह भूमि। सर्वाधिक खारे पानी की झील, ये फैक्ट है, ध्यान रखें, सर्वाधिक खारे पानी की झील है वो नागौर में है। कुब्बड़ी और बांका पट्टी से आप परिचित होंगे। कुब्बड़ और बांका पट्टी जो है नागौर और अजमेर के बीच जो फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक जो है, पानी में फ्लोराइड की जो सर्वाधिक मात्रा है, उसे हम कुब्बड़ पट्टी कहते हैं या बांका पट्टी कहते हैं। ठीक है, हम्प, ठीक है, पट्टी। तो ये आपके नागौर और अजमेर के बीच में, इस बात का भी ध्यान रखना। और अब ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है या बांगड़ प्रदेश है, वो इनका जो विस्तार है वो है एक तो पाली में, एक जोधपुर में, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, थोड़ा बहुत जालौर में भी और सिरोही में। ठीक है, जालौर में नहड़, रन, दलदली जो भूमि होती है उन्हें कहते हैं नहड़ या रन, और बाड़मेर में लवणीय पादप यहाँ मिलता है। इस अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में बांटते हैं। अब है ना, ये आपका जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसको हम अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए पुनः हम कितने भागों में बांटते हैं? पढ़ने के लिए 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 4 भाग है? लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी अंत्य प्रवाह और घग्गर बेसिन। ये 4 उपभाग है। चारों उपभाग नाम हमें अच्छे से देख लेना। एक बार ऐसे पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है या इनमें से कौन सा अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग नहीं है? तो अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश के 4 उपभाग है। एक तो लूनी बेसिन है, दूसरा नागौर उच्च भूमि है, तीसरा शेखावटी अंत्य प्रवाह है और चौथा घग्गर बेसिन है। ठीक है, ये इसके उपभाग है। ठीक है, आगे चलते मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मरुस्थल से संबंधित और क्या क्या बिंदु है जो इम्पोर्टेंट है वो देखो। पहली चीज़ है प्लाया, खड़ीन, ढाड, झील। देखो प्लाया और खड़ीन पहले भी देखा है। प्लाया, खड़ीन या ढाल जो झील होता है, जहाँ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को खड़ीन कृषि कहते हैं। ठीक है, ये जो मरुस्थल में जो अस्थायी पानी की झील होती है जिसे हम खड़ीन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि को खड़ीन कृषि कहते हैं और रबी की फसल के लिए ये उपयोगी होती हैं प्लाया झील। ठीक है, रबी की फसल में गेहूँ, चना और सरसों, ये प्लाया झील जो सर्वाधिक मिलती है जैसलमेर में, और जैसलमेर के भी उत्तरी भाग में ये प्लाया झील मिलती है। प्लाया झील, ठीक है, ये प्लाया ध्यान रखना। दूसरी बात है रन या टाट। ये क्या होता है? मरुस्थल में लवणीय, दलदली व अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। मरुस्थल में लवणीय, दलदली व अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। रन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। रन भी सर्वाधिक जैसलमेर में है और प्लाया भी सर्वाधिक जैसलमेर में है। ठीक है, अब प्रमुख जो रन है, इसके अलावा जैसलमेर में भी है और कुछ रन है, जैसे आपके एक तो ताल छापर है। ठीक है, ये कहाँ है? चूरू में है। परिहारी, ये चूरू में है। फलोदी जोधपुर में, बाप जोधपुर में, थोब बाड़मेर में, जैसलमेर में आपके एक तो भाकरी है और एक पोखरण है। भाकरी और पोखरण, पोखरण में जहाँ परमाणु परीक्षण किया गया 2 बार, एक तो 1974 में किया गया था 18 मई को,
ठीक है। और 1991 में 2 बार 11 और 13 मई को किया गया था। ठीक है, तो आपको 2 परमाणु परीक्षण पोखरण में किए गए, इस हिसाब से भी पोखरण को ध्यान रखना। और इसके अलावा पोखरण है ना, ये प्रमुख रन है राजस्थान के कुछ। तीसरा बिंदु जल पट्टी। जल पट्टी गोडाउन पक्षी कुछ शरण स्थलीय है। गोडाउन जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर निवास करती है वो जल पट्टी में। जिस यहाँ पर एक घास है बहुत इंपॉर्टेंट, शेवण घास, जिसका दूसरा नाम है लिलोण घास, शेवण घास या लिलोण घास। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चांदन नलकूप है। चांदन नलकूप जिसको कहते हैं थार का घड़ा, थार का घड़ा किसको कहते हैं, चांदन नलकूप को। तो ये जो जल पट्टी है, जल पट्टी का विस्तार है, एक तो पोखरण जो जैसलमेर से लेकर के मोहनगढ़ तक है, 60 किलोमीटर लंबी एक जल की पट्टी है जल पट्टी। यहाँ पर जल पट्टी कहाँ से कहाँ तक है, पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक, कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर की। ठीक है, यहाँ पर एक घास पाई जाती है लिलोण घास या सेवण घास। और पक्षी जो है राजस्थान का राज्य पक्षी भी है ये गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शरण स्थली है। और इसी जलपट्टी में एक चांदन नलकूप है जिसको थार का घड़ा कहते हैं। जैसलमेर में स्थित जलपट्टी सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष है। ठीक है, ये जो जलपट्टी है, कहा जाता है कि पहले यहाँ नदी बहती थी सरस्वती, और उसका जो अवशेष है ये आपकी जलपट्टी है। किस नदी का, सरस्वती नदी का। इसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, इसको लाठी सीरीज भी कहते हैं, इस जलपट्टी को लाठी सीरीज कहते हैं। ठीक है, चौथा बिंदु है आक्कलवुड फॉसिल पार्क। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, ठीक है, ये कहाँ है, जिसको राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये है कहाँ, जैसलमेर और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, निर्माण काल या जो समय है इसका वो माना जाता है जुरासिक काल का। कौन से काल का, जुरासिक काल। जुरासिक काल आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व का माना है लगभग ये इस काल का है ये आक्कलवुड फॉसिल पार्क। विश्व में लकड़ी के जो प्राचीनतम जीवाश्म मिले, यहाँ पर है ना लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के लकड़ी के अवशेष इस गांव से मिले, आक्कलवुड से। तो आक्कलवुड फॉसिल पार्क, आक्कल मतलब आक्कल तो एक गांव है, वुड यानी लकड़ी या कास्ट, और फॉसिल्स पार्क यानी जीवाश्म उद्यान है। ठीक है, तो ये कहाँ है, जैसलमेर और बाड़मेर में है। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय मरु उद्यान। आगे चलते हैं, बाप बोल्डर कले। बाप बोल्डर कले, बोल्डर कले यानी हिमानी ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए अवसाद। बोल्डर कले हिमानी ग्लेशियर द्वारा जमा किए गए अवसाद। इस स्थान का जोधपुर। बाप का एक जगह है जोधपुर में। समय परमो कार्बोनिफेरस। ये जो बाप बोल्डर कले हैं इसका समय है परमो कार्बोनिफेरस यानी 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, इस काल का है ये आपका बाप बोल्डर कले जोधपुर में। ठीक है, अगला बिंदु है नकलिस्तान। नकलिस्तान या मरु उद्यान, ओसिस। देखो, मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नकलिस्तान कहा जाता है। मरुस्थल में भी कहीं कहीं जहाँ जल बेसिन होता है वहाँ थोड़ी बहुत जो हरियाली हो जाती है, उस हरियाली को हम कहते हैं नकलिस्तान। ठीक है, उसको कहते हैं नकलिस्तान। धोरे यानी लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं ऊपर नीचे लहरदार। ठीक है, तो उसको कहते हैं धोरे। इसके अलावा एक बिंदु है धरियन। धरियन लहरदार बालू का स्तूप तो होते हैं धोरे, और स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूप कहते हैं धरियन। धरियन क्या होते हैं, बालू का स्तूप जो गतिशील होते हैं या अपनी जगह बदल लेते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। लहरदार बालू का स्तूप तो होते हैं धोरे, लेकिन धरियर होते हैं जो क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। एक जगह से एक बार यहाँ एक जगह बने और फिर यहाँ से आगे चले गए, मिट्टी दूसरी जगह चली गई। तो गतिशील बालू का स्तूप कौन सा होते हैं, धरियन होते हैं। नोट, धोरे हुए धरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। धोरे हो चाहे धरियन हो, दोनों ये कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगला बिंदु पीवना। पीवना जो है एक सांप की प्रजाति है। पीवना क्या है, सांप की प्रजाति है जो कि पीले रंग का होता है, और ये भी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। तो पीवना क्या है, सांप की एक प्रजाति है। ठीक, इसके अलावा जो टर्शरी काल जो है उस काल के जो अवशेष है वो क्या है, एक तो कोयला, एक पेट्रोलियम और एक प्राकृतिक गैस। ये भी सर्वाधिक यहाँ पर मरुस्थल में मिलते हैं जैसलमेर में। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये ना औषधि चट्टानों से निकाले जाते हैं। कौन सी चट्टानों से निकलते हैं, ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस औषधि चट्टानों से। चट्टानें होती 3 प्रकार की, आग्नेय, औषधि और कायांतरित। तो औषधि चट्टानों से क्या निकलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च, ये क्या होता है, मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च।
मरुस्थल का आगे बढ़ना यानी मरुस्थल का विस्तार होना, उसे कहते हैं मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च क्या होता है? मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का विस्तार होना, जितनी क्षेत्र में मरुस्थल था उससे और आगे बढ़ जाना, वो होता है मरुस्थल का मार्च। ठीक है, इसकी जो दिशा है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि आपके दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है। इसका तो विस्तार हरियाणा तक जा रहा है। सर्वाधिक विस्तार जो इसका सबसे तेजी से मरुस्थलीकरण हो रहा है वो हरियाणा में हो रहा है। तो सर्वाधिक योगदान किसका है? बरखान। बरखान जो बालू का स्तूप हमने पढ़ा, इसका सर्वाधिक विस्तार है, मतलब योगदान है इसमें मरुस्थल के मार्च में, क्योंकि इनकी गति या स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। भाई सर्वाधिक बरखान ही तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसलिए जो तेजी से फैल रहा है। नोट देखो, इर्ग। इर्ग क्या होता है? इर्ग होता है रेतीला। इर्ग भी भाई बालू का स्तूप है या मरुस्थल का प्रकार है। इर्ग तो होता है रेतीला, जबकि हमादा होता है पथरीला। लेकिन रेग जो है ना, रेतीला भी होता है पथरीला होता है, तीनों चीज़ें, तीन अलग अलग प्रकार। एक तो इर्ग, इर्ग तो होता है रेतीला, और हमादा होता है पथरीला। लेकिन रेग, रेग होता है, दोनों ही होगा, रेतीला भी होता है और पथरीला भी होता है। ठीक है, तो इर्ग रेतीला, इर्ग में रे आ रहा है, आर तो रेतीला, ऐसे याद रखना। हमादा हो गया पथरीला, और रेग में दोनों ही। ठीक है, हमादा भी है और मतलब हमादा वाला गुण भी है और इर्ग वाला गुण भी है, यानी रेतीला भी है और पथरीला भी है। तो ये तो था हमारा राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश। कौन सा भौतिक प्रदेश? पहला भौतिक प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश में हमने मरुस्थल को विस्तार से पढ़ा है। अगली क्लास में हम अरावली को पढ़ेंगे। आपको कैसी लगी ये क्लास? वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।